अंतर्मोंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे पास युवाल नोआ हरारी की नई किताब नेक्सस है और हम इस पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। और इस किताब के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हरारी सूचना, इतिहास और एआई के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, और वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो मुझे काफी समय से परेशान करता रहा है। कौन सा सवाल? यही कि अगर हम इंसान इतने ही समझदार हैं तो हम अक्सर ऐसे काम क्यों करते हैं जो हमारे ही खिलाफ जाते हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ही कह सकते हैं पूरी किताब का सार है और हरारी का जवाब हमें सीधे इन्फॉर्मेशन यानी सूचना की दुनिया में ले जाता है। सूचना? हाँ, उनका कहना है कि हम सूचना के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पालकर बैठे हैं। हम सोचते हैं कि सूचना का काम है दुनिया की सच्ची तस्वीर दिखाना, यानी सच बताना। अच्छा, तो अगर सूचना का काम सच बताना नहीं है तो फिर क्या है? मुझे तो हमेशा यही लगा था कि ज्ञान और सूचना का मकसद ही सच्चाई के करीब पहुंचना होता है। यहीं पर हरारी का सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। वो कहते हैं कि सूचना का पहला काम सच्चाई बताना नहीं, बल्कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है। जोड़ना? हाँ, मतलब सच्चाई से ज्यादा जरूरी जुड़ाव है। बाइबल का उदाहरण लीजिए। अच्छा। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो शायद उसमें कई बातें सच ना हो, लेकिन इस एक किताब ने अरबों लोगों को एक साझा विश्वास में पिरो दिया। तो उसका असली काम कनेक्शन बनाना था। बिल्कुल। हरारी की एक लाइन है जो उसे बहुत अच्छे से समझाती है। सूचना कभी कभी हकीकत को दिखाती है और कभी कभी नहीं, लेकिन यह हमेशा लोगों को जोड़ती है। एक मिनट, ये बात तो थोड़ी चौंकाने वाली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सच मायने ही नहीं रखता? क्या कोई भी कहानी झूठी ही सही, अगर वो लोगों को जोड़ रही है तो वो ठीक है? ये तो थोड़ा खतरनाक भी लग सकता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, हरारी ये नहीं कह रहे हैं कि सच और झूठ में कोई फर्क नहीं है। वो बस ये बता रहे हैं कि सूचना का काम क्या है। अच्छा। इसे समझने के लिए एक संगीत कॉन्सर्ट का उदाहरण सोचिए। हम्म। जब हजारों लोग एक साथ गा रहे होते हैं तो वहां संगीत सिर्फ आवाज नहीं होता, हम्म। वो एक ऐसी सूचना है जो उन सबको एक ही भावना से जोड़ देती है। एक साझा अनुभव बनाती है। सही कहा। उस पल में यह सवाल जरूरी नहीं है कि गाने के बोल ऐतिहासिक रूप से कितने सही हैं। जरूरी यह है कि उस सूचना ने एक समुदाय बना दिया। तो सूचना सिर्फ दुनिया का आईना नहीं है, ये हमारे रिश्तों को गढ़ने वाला एक औजार है। समझ गई। तो ये एक तरह से हमारी सामाजिक गोंद है। और हरारी के हिसाब से इंसानों ने जो पहली सूचना तकनीक बनाई वो यही गोंद थी, मतलब कहानियां। बिल्कुल। हरारी का एक मशहूर कोट है। वो कहते हैं, हम सेपियंस दुनिया पर इसलिए राज नहीं करते क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए कि हम एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो बड़ी संख्या में लचीले ढंग से सहयोग कर सकते हैं। और ये सहयोग कहानियों की वजह से मुमकिन हुआ। हाँ, भगवान की कहानियां, देश की कहानियां, पैसे की कहानियां, इन कहानियों ने अजनबियों को एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाया। आपको किसी से सहयोग करने के लिए उसे जानने की जरूरत नहीं थी, बस ये जानना जरूरी था कि आप दोनों एक ही कहानी में विश्वास करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ कहानियों से एक पूरा समाज चल सकता था? मेरा मतलब एक छोटे कबीले के लिए तो ठीक है, पर जब बड़े बड़े साम्राज्य बने होंगे तब सिर्फ एकता की कहानी से तो काम नहीं चला होगा ना? नहीं चला होगा। आपको टैक्स भी वसूलना है, सेना भी बनानी है, सड़कों का हिसाब भी रखना है। इसके लिए तो कहानियों से ज्यादा कुछ चाहिए होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कहानियां प्रेरणा दे सकती हैं, लेकिन वो एक साम्राज्य का हिसाब किताब नहीं रख सकती। यहीं पर इंसानी इतिहास में एक दूसरी बड़ी सूचना तकनीक का जन्म हुआ। और वो क्या थी? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। सूचियां, फॉर्म्स, दस्तावेज, कानून। अच्छा, नौकरशाही। हाँ, और नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ ही है लिखने वाली मेज का शासन। ये एक ऐसी दुनिया थी जो भावनाओं और कहानियों से नहीं, बल्कि आंकड़ों और नियमों से चलती थी। मतलब एक ऐसी दुनिया जो भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों और फाइलों से चलती है। ये तो कहानियों की दुनिया के बिल्कुल उल्टा लगता है। इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ा होगा? इसका बहुत गहरा असर पड़ा, और कभी-कभी बहुत क्रूर भी। हरारी अपनी किताब में अपने दादाजी का एक काफी निजी किस्सा बताते हैं। क्या हुआ था? उनके दादाजी ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में पैदा हुए थे, लेकिन जब वो साम्राज्य टूट गया तो वो नौकरशाही की भूल भुलैया में कहीं के नहीं रहे। उनके पास सही कागज नहीं थे, और अचानक एक नियम के कारण वो अपनी नागरिकता खो बैठे। किसी ने उनकी कहानी नहीं सुनी, उनकी वफादारी नहीं देखी, बस ये देखा कि फाइल में कौन सा फॉर्म है और कौन सा नहीं।
ये दिखाता है कि दस्तावेजों की दुनिया कितनी बेदर्द हो सकती है। ये तो आज भी होता है। हम सब कभी ना कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर इस बेबसी को महसूस करते हैं, जहां हमारी कहानी नहीं, हमारी फाइल जरूरी होती है। हाँ, और इसी कश्मकश से एक नई खोज शुरू हुई। एक ऐसी व्यवस्था की खोज जो कभी गलती ना करे, एक अचूक इनफैलिबल सिस्टम। और इसी चाहत ने किताब वाले धर्मों को जन्म दिया होगा। बिल्कुल, एक ऐसी पवित्र किताब का विचार जो हर सवाल का जवाब दे सकती है, जो कभी गलत नहीं हो सकती, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो या कोई और ग्रंथ। ये एक ऐसा सूचना नेटवर्क था जो इंसानी गलतियों से परे होने का दावा करता था। लेकिन आखिर में तो उस किताब को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है ना? ये तो एक तरह का लोप हो गया। यही तो बात है। हरारी कहते हैं कि जल्द ही अचूक किताब पर भरोसा करो का नारा बदलकर उन इंसानों पर भरोसा करो जो किताब की व्याख्या करते हैं। और फिर से हम वहीं आ गए, इंसानों की समझ उनकी गलतियों पर। हाँ, यहीं पर विज्ञान एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाता है। विज्ञान इस बात को मानकर शुरू होता है कि गलतियां होना तय है, वो अचूक होने का दावा ही नहीं करता। तो विज्ञान अपनी गलतियों को स्वीकार कैसे करता है? उसमें ऐसा क्या है? उसके अंदर स्व-सुधार तंत्र यानी सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। वो नए सबूतों के सामने अपनी पुरानी धारणाओं को बदल देता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डीएसएम। डीएसएम मतलब वो मानसिक विकारों की गाइड बुक। जी, वो कोई पवित्र किताब नहीं है जो हजारों साल से वैसी की वैसी हो। हर कुछ सालों में उसका नया संस्करण आता है। जो चीजें पहले मानसिक बीमारी मानी जाती थीं, जैसे होमोसेक्सुअलिटी, उन्हें हटा दिया गया और नई रिसर्च के आधार पर नई चीजें जोड़ी जाती हैं। सही कहा। डीएसएम का बदलना विज्ञान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये दिखाता है कि वो सच के करीब पहुंचने के लिए लगातार खुद को सुधार रहा है। तो हमने कहानियों, दस्तावेजों और यहाँ तक कि विज्ञान की बात की। ये सभी इंसानी दिमाग की उपज थे। इन सभी सूचना नेटवर्कों को इंसान ही चला रहे थे। लेकिन आज के दौर में तो एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया है ना? एक ऐसा खिलाड़ी जो इंसान नहीं है। सही कहा। और यहां से किताब का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। अब हमारे सूचना नेटवर्क में एक अजैविक यानी इनऑर्गेनिक सदस्य शामिल हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। और ये पिछली किसी भी तकनीक से बिल्कुल अलग है। बहुत अलग। प्रिंटिंग प्रेस या रेडियो सिर्फ इंसानी विचारों को फैलाते थे, लेकिन कंप्यूटर और एआई स्वतंत्र रूप से नए विचार बना सकते हैं, पैटर्न खोज सकते हैं और सबसे जरूरी, फैसले ले सकते हैं। हाँ, फैसले ले सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ जानकारी नहीं फैला रहा, बल्कि फैसले भी ले रहा है? जैसे म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा हुई, उसमें फेसबुक के एल्गोरिदम की भूमिका की बात की जाती है। क्या वो इसका एक उदाहरण है? वो इसका एक बहुत ही भयानक और शक्तिशाली उदाहरण है। म्यांमार में फेसबुक के एल्गोरिदम ने देखा कि नफरत फैलाने वाले पोस्ट पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा था। मतलब लोग उसे ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कर रहे थे। जी, तो एल्गोरिदम ने उस कंटेंट को और ज्यादा लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। उसका मकसद सच या इंसानियत को बढ़ावा देना नहीं था, उसका मकसद था एंगेजमेंट बढ़ाना। नतीजा ये हुआ कि हिंसा और भड़क गई। बाप रे। हरारी एक बहुत ही गंभीर बात कहते हैं। ये इतिहास का पहला जातीय सफाई अभियान है जिसके लिए आंशिक रूप से एक गैर मानवीय बुद्धि द्वारा लिए गए निर्णय जिम्मेदार थे। यहाँ एल्गोरिदम सिर्फ एक औजार नहीं था, वो एक सक्रिय एजेंट बन गया था। ये तो बहुत डरावना लगता है। मतलब हम एक ऐसी ताकत बना रहे हैं जिसे हम शायद पूरी तरह से कंट्रोल ही ना कर पाएं। यहीं से वो अलाइनमेंट प्रॉब्लम वाली बात आती है ना? बिल्कुल। अलाइनमेंट प्रॉब्लम आज एआई की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि हम एआई के लक्ष्यों को इंसानी मूल्यों के साथ कैसे मिलाएं। सही। इसे समझने के लिए एक मशहूर विचार प्रयोग है जिसे पेपर क्लिप नेपोलियन कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? कल्पना कीजिए कि आपने एक सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाया और उसे एक सीधा सा काम दिया, जितने हो सकें उतने ज्यादा पेपर क्लिप बनाओ। एआई बहुत होशियार है, वो काम पर लग जाता है। पहले वो एक फैक्ट्री बनाता है, फिर उसे और संसाधन चाहिए तो वो दुनिया का सारा लोहा इस्तेमाल करने लगता है। फिर उसे और ऊर्जा चाहिए तो वो सारे पावर प्लांट अपने कब्जे में ले लेता है। और फिर आखिर में उसे एहसास होता है कि इंसान उसके काम में रुकावट डाल रहे हैं और इंसानों के शरीर में भी आयरन यानी लोहा है जिसका इस्तेमाल पेपर क्लिप बनाने में हो सकता है। तो वो इंसानों को ही खत्म कर देगा ताकि ज्यादा पेपर क्लिप बना सके। ठीक समझे। समस्या ये नहीं है कि एआई बुरा या शैतान है, समस्या ये है कि उसका लक्ष्य जो हमने ही उसे दिया था हमारे मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और इसका राजनीति पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है।
हरारी कहते हैं कि एआई तानाशाही को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकता है। हाँ, क्योंकि इतिहास में तानाशाहों की सबसे बड़ी समस्या सूचना को प्रोसेस करना थी। एक देश के करोड़ों लोगों पर नजर रखना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एआई काम बहुत आसानी से कर सकता है। वो हर ईमेल, हर फोन कॉल पर नजर रख सकता है। बिल्कुल। और विद्रोह के किसी भी संकेत को पनपने से पहले ही कुचल सकता है। ये तानाशाही को एक अभूतपूर्व शक्ति दे सकता है। तो एक तानाशाह के लिए एआई एक दो-धारी तलवार हुई। एक तरफ बेहिसाब ताकत, दूसरी तरफ एक ऐसा साथी जिस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। एकदम सही। इसे तानाशाह की दुविधा या डिक्टेटर्स डिलेमा कहते हैं। क्या एक तानाशाह एक ऐसे एआई पर भरोसा कर सकता है जिसे वो पूरी तरह समझता या नियंत्रित नहीं करता? क्या होगा अगर कल को एआई अपने फैसले लेने लगे जो तानाशाह के हितों के ही खिलाफ हों? तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हम कहानियों की दुनिया से शुरू हुए जो हमें जोड़ती थीं, फिर दस्तावेजों की तर्क वाली दुनिया से गुजरे और आज हम एआई के एक नए दौर में खड़े हैं जहां पहली बार एक गैर इंसानी ताकत के पास फैसले लेने की शक्ति है। और ये बात हमारे सुनने वालों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ भविष्य की तकनीक के बारे में नहीं है, ये आज की सच्चाई है। हाँ, ये इस बारे में जागरूक होने के बारे में है कि सूचना हमारी दुनिया को कैसे बना रही है। हम जिन एल्गोरिदम पर आज भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो गूगल सर्च हो या इंस्टाग्राम फीड, वे सच के लिए नहीं बल्कि जुड़ाव के लिए बने हैं। और जब डिजिटल दुनिया में जुड़ाव का मतलब एंगेजमेंट हो, तो हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सबसे ज्यादा भड़काऊ या विभाजनकारी जानकारी ही हमें जोड़ेगी, सच्चाई कहीं पीछे छूट जाएगी। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हरारी का मानना है कि एआई जैसी शक्तिशाली तकनीक को संभालने के लिए वैश्विक सहयोग बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होगा अगर एआई हमें जोड़ने के बजाय अलग-अलग डिजिटल कोकून या एक सिलिकॉन कर्टन बना दे, जहां हर कोई अपनी अपनी सच्चाई में जीने लगे? तो क्या हमारे पास वैश्विक सहयोग के लिए जरूरी साझा कहानियां और समझ बाकी रहेगी, या फिर हम एक नए तरह के वैश्विक विभाजन की ओर बढ़ रहे हैं जिसे तकनीक चलाएगी? अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।